हेलो एवरीवन। वी आर डिस्कसिंग द आर्म्स एक्ट 1959 और आज के लेक्चर में हम सेक्शन 44 करेंगे। सेक्शन 44 डील्स विद पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति। तो किसको दी गई है नियम बनाने की शक्ति? सब सेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेंगे और रूल बनाएंगे फॉर कैरी आउट द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का जो भी पर्पज़ है उसको कैरी आउट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए जाएंगे। सबसेक्शन 2, इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू जॉइंटी ऑफ फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ फॉलोइंग मैटर्स नेमली। तो जो भी फॉरगोइंग पावर है उस पर किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट डाले बिना ये जो रूल्स हैं प्रोवाइडेड होंगे फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। जो भी मैटर्स दिए गए हैं नीचे क्लोज ए से लेकर एम तक, उन सब पर ये रूल्स अप्लाई होंगे या उनमें से किसी मैटर पे ये रूल्स अप्लाई होंगे। क्लोज ए, द अपॉइंटमेंट, जुडिशनल कंट्रोल एंड फंक्शंस ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंक्लूडिंग द एरिया एंड द कैटेगरीज ऑफ आर्म्स और एमिनिशन फॉर विच दे मे ग्रांट लाइसेंस। तो जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनका अपॉइंटमेंट, उनका जुडिशनल कंट्रोल, कितनी अधिकारिता है उन लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, और फंक्शंस, क्या काम होंगे उन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के, इनसे रिलेटेड रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। इंक्लूड क्या होगा? द एरिया एंड द कैटेगरी ऑफ आर्म्स और एमिनिशंस फॉर विच दे मे ग्रांट लाइसेंस। तो वो लाइसेंस ग्रांट कर सकती हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी किस एरिए में और कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ आर्म्स एमिनेशन हैं जिनके संबंध में लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। इनसे रिलेटेड रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। क्लोज बी, द फॉर्म एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस। तो लाइसेंस को ग्रांट किया जाना है, लाइसेंस को परमिट किया जाना है, लाइसेंस को रिन्यू किया जाना है, नवीकरण किया जाना है लाइसेंस का। इससे रिलेटेड क्या फॉर्म होगा, कैसे आवेदन किया जाएगा, उस फॉर्म की क्या नेसेसिटीज़ होंगी, क्या पर्टिकुलर्स होंगे उस एप्लीकेशन के, इनसे रिलेटेड रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। एंड वेयर द एप्लीकेशन इज़ फॉर द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस द टाइम विद इन विच इट शैल बी मेड। तो अगर एप्लीकेशन लगाई जाती है रिन्यू करवाने के लिए लाइसेंस को, तो कितने टाइम में एप्लीकेशन को अप्लाई करना होगा, इसके बारे में भी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। क्लोज सी, द फॉर्म इन विच एंड द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच एनी लाइसेंस में बी ग्रांटेड और रिफ्यूज्ड, रिन्यूड, वैरिड, सस्पेंडेड और रिवोक्ड। तो क्या फॉर्म होगा और क्या कंडीशंस होंगी, शर्तें होंगी, किस संबंध में किसी भी लाइसेंस को कैसे ग्रांट किया जाएगा, रिफ्यूज़ किया जा सकता है, रिन्यू करवाने के लिए क्या फॉर्म होगा, और वैलिड चेंज फेरफार करवाना है, या फिर लाइसेंस सस्पेंड हो जाए या लाइसेंस रिवोक हो जाए तो इनसे रिलेटेड क्या फॉर्म होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। लाइसेंस रिन्यू करवाना, लाइसेंस अगर वैलिड और सस्पेंड हो जाता है, इससे रिलेटेड प्रोविज़न सेक्शन 17 में दिए गए हैं, और ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस से रिलेटेड प्रोविज़न सेक्शन 15 में दिए गए हैं। Clause D, where no period has been specified in this act, the period for which any license shall continue to be in force। अगर कोई भी पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया इस एक्ट में तो वो कितना पीरियड होगा जिसमें कोई भी लाइसेंस कंटिन्यू रहेगा, इससे रिलेटेड प्रोविजंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाएंगे। क्लोज ई, द फीस पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस। कितनी फ़ीस पे की जाएगी, इसके बारे में प्रोविज़न सेक्शन 16 में दिए गए हैं, और रूल्स बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइसेंस ग्रांटेड और रिन्यूड एंड द मैनर ऑफ पेइंग द सेम। तो कैसे फ़ीस पे की जाएगी, इनके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। तो रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फ़ीस के बारे में सभी जो भी कंडीशंस दी गई हैं उन सब के बारे में रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाते हैं। क्लोज एफ, द मैनर इन विच द मेकर्स नेम, द मैन्युफैक्चरर्स नंबर और द अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ ए फायर आर्म्स और एमिनेशन शैल बी स्टैम्प्ड और अदरवाइज शोन देयर ऑन फॉर पर्पज ऑफ ट्रेसिंग। इसको सब्सिट्यूट किया गया है अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। तो क्या मैनर होंगी, क्या रीति होंगी, किस मैनर में फायर आर्म या एमिनेशन पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, मैन्युफैक्चरर का नंबर है
इन सबको स्टैम्प्ड किया जाएगा या शोन किया जाएगा, इसके बारे में मैनर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। और ये जो स्टैम्प्ड किया जाना है, शो किया जाना है, तो किस पर्पज़ के लिए होता है? फॉर पर्पज़ ऑफ ट्रेसिंग, ट्रेस करना, खोज निकालना कि कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, किसका इस पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा हुआ है। तो ये जो मैनर डिसाइड करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, और फॉर पर्पज़ ऑफ ट्रेसिंग। एक्सप्लेनेशन को भी इंसर्ट किया गया है 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्लोज, ट्रेसिंग मीन्स द सिस्टमेटिक ट्रैकिंग ऑफ फायर आर्म्स और एमिनेशन, मीन्स योजनाबद्ध तरीके से ट्रैक करना, पता लगाना, खोज करना, खोजने के लिए योजनाबद्ध तरीके से क्या खोजना? फायर आर्म्स और एमिनेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू परचेजर, मैन्युफैक्चरर जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको खरीदा है। फॉर पर्पज़ ऑफ डिटेक्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, एनालाइजिंग इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो क्या किस पर्पज़ के लिए खोज करना? कि इन्वेस्टिगेट करनी है कोई फायर आर्म्स और एमिनेशन के संबंध में, किसने बनाया है, किसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, या ये विश्लेषण करना कि ये जो फायर आर्म्स एमिनेशन है अवैध रूप से तो इसका निर्माण नहीं किया गया, या ये खोज करना कि ये जो फायर आर्म्स एमिनेशन है इसकी इलिसिट ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही, अवैध व्यापार तो नहीं किया जा रहा। तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे ट्रेसिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। ट्रेसिंग का मेनली पर्पज़ है कि ये पता लगाना कि किसने इसको बनाया है, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, किसने ख़रीदा है, किसने लिया है, ये सब ट्रैक करना, इसको बोलते हैं ट्रेसिंग। क्लोज जी, द प्रोसीजर फॉर द टेस्ट और प्रूफ ऑफ एनी फायर आर्म्स। तो क्या प्रोसीजर होगा जहाँ पे किसी भी फायर आर्म्स को परख की जाएगी, उसको प्रूफ किया जाएगा, ये भी डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। Clause H, the firearms that may be used in the course of training and the age limit of persons who may use them and the conditions for their use by such persons। तो जो भी फायर आर्म्स हैं यूज़ किए जाएंगे ट्रेनिंग के पर्पज़ से, सीखने के पर्पज़ से कि फायर आर्म्स को चलाना सीखना है। ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जो फायर आर्म्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो फायर आर्म्स को वहाँ पे भी बहुत सारी कंडीशंस लगाई जाती हैं कि कोई पर्सन है उसकी क्या एज लिमिट होगी, किस एज लिमिट तक के पर्सन है जो फायर आर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और क्या कंडीशंस होंगी उन पर्सनस के लिए जो फायर आर्म्स को चलाना सीख रहे हैं। तो इनके बारे में भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। क्लोज आई, द अथॉरिटी टू होम अपील्स में बी प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 रिलेटेड है अपील से। अपील की जाती है किसी एग्रीड पर्सन के द्वारा, अगर उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, रिवोक हो गया है, सस्पेंड हो गया है, और भी अदर कंडीशंस हैं। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सच अथॉरिटी, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इन अथॉरिटीज़ के द्वारा। एंड द पीरियड विद इन विच अपील शैल बी प्रेफर्ड, कितना पीरियड होगा जितने में अपील प्रेफर की जाएगी, और कितनी फ़ीस होगी। द फीस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अपील एंड द रिफंड ऑफ सच फीस, तो क्या फ़ीस पे की जाएगी, क्या प्रोसीजर होगा फ़ीस पे करने का, कैसे रिफ़ंड की जाएगी फ़ीस। तो इन सब के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं बाय मेकिंग रूल्स। क्लोज जी, द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड और अकाउंट्स ऑफ एनीथिंग डन अंडर ए लाइसेंस अदर दैन ए लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो कैसे मेंटेन किया जाएगा ये जो लाइसेंस बनाया है, लाइसेंस दिया है, उससे रिलेटेड क्या रिकॉर्ड होंगे, क्या अकाउंट्स होंगे, और उनको कैसे देख रेख की जाएगी अदर दैन सेक्शन 3 और सेक्शन 4। क्या फॉर्म होगा, द फॉर्म एंड द एंट्रीज टू बी मेड इन सच रिकॉर्ड और अकाउंट, कैसे एंट्रीज की जाएंगी, क्या फॉर्म होगा, एंड द एग्जीबिशन ऑफ सच रिकॉर्ड और अकाउंट टू एनी पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। और कैसे इन जो एंट्रीज को, इन रिकॉर्ड्स को जो एग्जिबिट किया जाएगा, किसको, पुलिस ऑफिसर को या फिर कोई भी ऑफिसर एम्पावर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन दिस बिहाफ। तो कैसे डिस्प्ले किया जाएगा इन रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स को, पुलिस ऑफिसर को, इसके बारे में डील करता है क्लोज जे। एंड क्लोज की, द एंट्रीज एंड द इंस्पेक्शन बाय एनी पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ ऑफ एनी प्रेमाइजेज और अदर प्लेस इन विच आर्म्स आर एमिनेशंस। तो कैसे एंटर किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी प्रेमाइसेस पे, किसी भी परिसर पे, और कैसे इंस्पेक्शन किया जाएगा इन ऑफिसर्स के द्वारा किसी भी प्लेस पे, प्रेमाइसेस पे, इन विच जहाँ पे आर्म या एमिनेशन को रखा जाता है, इन विच आर्म्स एमिनेशन आर और इज़ मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ आर्म या एमिनेशन है उनका निर्माण किया जाता है, इन विच आर्म्स एमिनेशन आर और इज़ केप्ट बाय मैन्युफैक्चरर और डीलर, जहाँ पे आर्म या एमिनेशन को रखा जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, डीलर के द्वारा। तो कैसे एंट्री की जाएगी, कैसे इंस्पेक्शन किया जाएगा, तो ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे।
एंड द एग्जीबिशन ऑफ द सेम टू सच ऑफिसर, और कैसे एग्जिबिट किया जाएगा उन ऑफिसर्स को। क्लोज एल, the conditions subject to which arms or ammunition may be deposited with the licensed dealer or in a unit armory as required by subsection 1 of section 21। तो जो भी सेक्शन 21 है जिसमें डिपॉजिट ऑफ आर्म्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे आर्म या एमनेशन को डिपॉजिट किया जाएगा लाइसेंस डीलर के पास या यूनिट आर्मरी में, और एंड द पीरियड ऑन द एक्सपायरी ऑफ विच अ थिंग्स और डिपॉजिट में बी फॉरफिटेड। तो कितना पीरियड होगा जहाँ पे जो भी थिंग डिपॉजिट की गई थी वो फॉरफिट कर ली जाएगी। तो ये भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। क्लोज एम, एनी अदर मैटर इज़ टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो जो भी मैटर बच गए हैं, जो ए से लेकर एल तक कवर नहीं हुए हैं, उनको एम कवर कर रहा है कि जो भी मैटर हैं उन सभी के बारे में, जो रह चुके हैं मैटर, उन सभी के बारे में रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाएंगे। सबसेक्शन 3, एवरी रूल मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी रूल बनाया गया है, हर एक रूल उसको लाया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा बिफोर ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सामने उनको प्रेजेंट किया जाएगा वाइल इट इज़ इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। और अगर वो हाउस सेशन में है तो उन रूल्स को 30 दिन के लिए वहाँ पे रखा जाएगा। देन विच इट मे बी कंप्राइज्ड इन वन सेशन, वन और 2 और मोर सक्सेसिव सेशन। ये जो 30 दिन का पीरियड है ये 1 सेशन में और 2 सेशन में भी कवर हो सकता है। एंड इफ़ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली द फॉलोइंग सेशन और द सक्सेसिव सेशन, तो जो भी सेशंस हैं उनके एक्सपायर होने से पहले बोथ हाउसेज एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द रूल। अगर दोनों हाउसेज एग्री हो जाते हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए, कोई भी चेंज करने के लिए, और बोथ हाउसेज एग्री दैट द रूल शुड नॉट बी मेड, और बोथ हाउसेज एग्री हो जाते हैं कि रूल नहीं बनना चाहिए, मीन्स बोथ हाउसेज है जो चेंज करने के लिए एग्री हो जाते हैं उस रूल में, या फिर दोनों हाउसेज चेंज करने के लिए एग्री नहीं होते, वो कहते हैं कि ये रूल नहीं बनना चाहिए, देन द रूल शैल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म और बी ऑफ नो इफेक्ट। तो रूल को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो मॉडिफाई फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि चेंज नहीं हो, कि ये रूल नहीं लाया जाना चाहिए, तो इस रूल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। 2 चीज़ें हैं, या तो मॉडिफाइड करना चाहते हैं या फिर वो किसी भी तरह का कोई भी रूल नहीं बनाना चाहते। Then, as the case may be so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to validity of anything previous done under that rule। तो जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी चेंज किया जाता है, या जो भी एनलमेंट है, रद्द कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, शैल बी विदाउट प्रेजुडाइज, तो उसका किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा टू द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग, किस पर, वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन अंडर दैट रूल। जो कुछ भी किया गया है इस रूल में, पहले किया गया था, उसकी वैधता पर किसी भी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया आज सेक्शन 44। सेक्शन 44 बहुत सारे सेक्शंस को अपने अंदर कंप्लीट करता है। जैसे सेक्शन 44 बात करता है सेक्शन 15 की, जो ग्रांट और रिन्यू ऑफ लाइसेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 17 के बारे में रिवोकेशन एंड सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 18 के बारे में जो अपील से रिलेटेड है। सेक्शन 16 के बारे में जो फीस से रिलेटेड है, और जो भी कंडीशंस है सेक्शन 21 में उनसे रिलेटेड सेक्शन है, जो बहुत सारे सेक्शंस की बात करता है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन 44।